गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर। जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी बुक चल रही है वो चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स। और ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जो हमने अब तक जो पढ़ा है उसे हम एक बार रिकॉल करेंगे। हमने सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों का कैटेगरी वाइज डिवाइडेड किया और परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको बताया। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा के संसाधन जो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो हमारी प्राचीन काल की पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग ले रहे हैं वो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं वो आज धीरे धीरे वर्तमान में इन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का जो है कमी हमारे सामने आती जा रही है। इन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन थे, इन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में वर्तमान में लगातार कमी होने के परिणाम स्वरूप हमें इन्हें संरक्षित करने के लिए, इन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमने गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत के अंतर्गत बढ़ते हुए जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, ऊर्जा का जो संकट आ रहा है, इस ऊर्जा के संकट को दूर करने के लिए हमने इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया और इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के खोज तथा अनुसंधान पर जोर देना शुरू कर दिया। अतः भारत के अंतर्गत इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में हमने सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा के विकास पर सर्वाधिक बल देते हुए भारत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के संभावित केंद्रों को खोज करके सौर तथा पवन, ज्वारीय तथा भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त करना भारत के अंतर्गत शुरू किया है। इनके अलावा जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें बायोगैस जो हमारी परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं, जिनमें से हमने अब तक के वीडियो के माध्यम से परंपरागत ऊर्जा संसाधन तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी तथा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में अध्ययन किया है।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बायोगैस। आज हम बायोगैस के ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बायोगैस के बारे में समझते हैं कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस अगर हम बायोगैस की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि भारत के अंतर्गत बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज हमारी ऊर्जा की जो खपत है वो बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा खपत को दूर करने के लिए तथा हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने के लिए हमने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास पर जो सर्वाधिक महत्व दिया और उनके विकास के साथ साथ भारत में इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के केंद्रों को विकसित करने का कार्य जो हमने किया है, उसी कार्य के अंतर्गत बायोगैस। अगर हम बायोगैस की बात करते हैं तो आज जो बढ़ता हुआ जन समुदाय है, इस बढ़ते हुए जन समुदाय की जो ऊर्जा की खपत को दूर करने के लिए हमने इस बायोगैस का प्रयोग शुरू किया। अर्थात बायोगैस के अंतर्गत जो हमारे मवेशी पशु हैं, उन मवेशी पशुओं के द्वारा जो हमारा मलमूत्र, जो गोबर होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो त्यागा जाता है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमारी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के सड़े गले अंश हैं, वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। हमने इन्हीं वस्तुओं का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अतः बायोगैस के निर्माण में जो हमारे गोबर, जो हमारे मवेशियों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ त्यागे जाते हैं, जिनमें से गोबर है, मलमूत्र है, कूड़ा करकट है तथा वनस्पतियों के सड़े गले जो अंश होते हैं, इन सभी अंशों को वायु की अनुपस्थिति में किण्वन की क्रिया के द्वारा, अगर इन्हें किण्वन की क्रिया के द्वारा अर्थात वायु की अनुपस्थिति में ये रासायनिक क्रिया द्वारा या किण्वन की क्रिया द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो ही गैस हमारी बायोगैस कहलाती है। वापस समझे इस बात को कि जो मवेशियों के द्वारा त्यागे गए अवशिष्ट पदार्थ, जिसमें गोबर, मलमूत्र आदि है, तथा वनस्पतियों के जो सड़े गले अंश हैं, इन सभी अवशिष्ट पदार्थों को वायु की अनुपस्थिति में अगर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा गैस में परिवर्तित कर दिया जाए और इस गैस का उपयोग अगर ऊर्जा के रूप में किया जाता है तो उसे हम बायोगैस कहते हैं। और इस बायोगैस में जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है वो मीथेन होता है। मीथेन जो गैस है, मीथेन गैस वो बायोगैस की प्रमुख घटक है। CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अतः बायोगैस का जो निर्माण है, इस निर्माण के लिए भारत के अंतर्गत इस बायोगैस प्रशिक्षण जो केंद्र हैं उनकी स्थापना की गई है। इन बायोगैस प्रशिक्षणों के अंतर्गत भारत में 3 स्थानों पर बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में 3 बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें से पहला केंद्र 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला केंद्र कोयंबटूर, दूसरा केंद्र पूसा समस्तीपुर और तीसरा जो केंद्र है वो है आपका उदयपुर। ये भारत के अंतर्गत बायोगैस प्रशिक्षण के 3 बड़े केंद्र जो हमने भारत में स्थित किए हैं। और भारत के अंतर्गत
बायोगैस का जो प्रारंभ करने का कार्य किया गया, विकास करने का कार्य किया गया, जो सन 1981 के अंतर्गत 81 और 82 के अंतर्गत भारत में बायोगैस का जो है विकास करने का कार्य किया गया। भारत में जो बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें से पहला कोयम्बटूर, दूसरा पूसा समस्तीपुर तथा तीसरा उदयपुर जो हैं केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन तीनों ही केंद्रों से बायोगैस के विकास के लिए प्रशिक्षण का कार्य दिया जा रहा है तथा भारत में बायोगैस का विकास सन 1981-82 का जो दशक था उसमें किया गया। और बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो CH4 होता है, मीथेन गैस होती है। और बायोगैस जो हमारे मवेशियों द्वारा अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, मवेशियों द्वारा त्यागे जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों तथा जो हमारे वनस्पतियों के सड़े गले अंश होते हैं, इन सड़े गले अंशों को वायु की अनुपस्थिति में अगर किण्वन की क्रिया द्वारा गैस में परिवर्तित किया जाता है तो वो गैस बायोगैस कहलाती है। और इस गैस के अंतर्गत जो मुख्य जो गैस होती है, प्रमुख जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। उसको हम ऊर्जा के रूप में, खाना पकाने के रूप में, प्रकाश के रूप में हम उसका उपयोग जो है भारत के अंतर्गत कर रहे हैं। और हमने इन भारत के अंतर्गत इन 3 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके भारत में इस बायोगैस के विकास पर प्रशिक्षित लोगों को ट्रेंड करके भारत के अंतर्गत बायोगैस के विकास पर सर्वाधिक बल देने का कार्य किया है। तो भारत के अंतर्गत जो हमारी बायोगैस है, उस बायोगैस के अंतर्गत ये जो विद्युत का जो उत्पादन कर रही है वो भारत के अंतर्गत इस बायोगैस से जो विद्युत का उत्पादन जो क्षमता है उसमें वृद्धि और विकास हुआ है। भारत के अंतर्गत इस बायोगैस के माध्यम से जो हमारी विद्युत का उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस बायोगैस के द्वारा जो हमारे अपशिष्ट जो पदार्थ थे, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे थे, उनमें भी धीरे धीरे कमी आई है। अतः भारत के अंतर्गत ये बायोगैस का विकास जो है सन 1981 और 82 के दशक में प्रारंभ किया गया। और इस बायोगैस के अंतर्गत जो है प्रमुख जो घटक होता है वो मीथेन गैस होता है। तथा बायोगैस किसे कहते हैं तो हम इस बात से परिचित हो लें अच्छी तरह से। मैं वापस से इसे रिपीट कर रहा हूँ कि मवेशियों द्वारा त्यागे गए अपशिष्ट पदार्थ, गोबर, मलमूत्र तथा वनस्पतियों के सड़े गले अंशों को ऑक्सीजन की वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रिया अर्थात किण्वन की क्रिया द्वारा जो गैस में बदलने का कार्य किया जाता है या जो गैस उत्पन्न की जाती है, किण्वन की क्रिया के माध्यम से जो गैस उत्पन्न की जाती है वो बायोगैस कहलाती है। इस बायोगैस में CH4 मीथेन गैस प्रमुख होती है। इस बायोगैस के विकास करने के लिए जो हमने भारत के अंतर्गत जो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं वो 3 ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं, जिसमें से कोयम्बटूर, पूसा समस्तीपुर तथा उदयपुर, ये 3 जो हैं बायोगैस के ट्रेनिंग केंद्र स्थित हैं, प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं, जहां से लोगों को बायोगैस के निर्माण का प्रशिक्षण का कार्य संपन्न कराया जाता है तथा भारत के अंतर्गत बायोगैस के विकास को जो है बढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये बायोगैस भारत के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन में अपना योगदान प्रस्तुत कर रही है। तो ये हमारा गैर परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत था, उस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इस बायोगैस के बाद में अगर हम बात करें बायोमास, इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, अगर हम बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास, अगर हम इसी के अंतर्गत जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की अगर हम बात करते हैं, उसी के अंतर्गत हम बात करते हैं बायोमास। तो बायोमास ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो बायोमास जो ऊर्जा है
भारत के अंतर्गत बायोमास। भारत के अंतर्गत जो कृषि के द्वारा प्राप्त होने वाला जो अपशिष्ट है या कृषि से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं या वनों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, उन कृषि अपशिष्ट तथा वनों से प्राप्त होने वाले अपशिष्टों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो हमारी बायोमास एनर्जी के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हुए ऊर्जा संकट को रोकने के लिए हमने पर्यावरण के अंतर्गत होने वाले प्रदूषण को घटाने के लिए हमारे भारत के अंतर्गत जो कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ की वनों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हमने बायोमास के रूप में परिवर्तित करके, अर्थात जो हमारी कृषि तथा जो हमारे वनीय अपशिष्ट हैं, उन कृषि तथा वनों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी बायोमास ऊर्जा कहलाती है। इस बायोमास ऊर्जा का जो हम भारत के अंतर्गत जो हमारे कृषि अपशिष्टता भारत के अंतर्गत अधिक पाई जाती है, उसके निस्तारण करने के रूप में इसका विकास किया है कि बायोमास जो हमारे यहाँ कृषि अपशिष्ट जो प्राप्त होते हैं, जो हमारे कृषि अपशिष्ट हैं और जो हमारे वनीय अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन कृषि अपशिष्ट तथा वनीय अपशिष्ट पदार्थों से जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी बायोमास ऊर्जा है। तो बायोमास का आपको तात्पर्य समझ में आ गया होगा कि कृषि, मैं लिखता हूँ, कृषि अपशिष्ट तथा वनीय अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा बायोमास कहलाती है। और हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि भारत जो है, भारत के अंतर्गत जो हमारे कृषि अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनकी अधिकता भारत में सर्वाधिक है। परिणाम स्वरूप इन कृषि अपशिष्टों से जो उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको जो है हम बायोमास के रूप में जो है प्रयुक्त करते हैं। और भारत के अंतर्गत बायोमास के जो संयंत्र लगाए गए हैं वो पंजाब, दिल्ली तथा मुंबई में लगाए गए हैं। भारत के अंतर्गत जो बायोमास के संयंत्र, बायोमास संयंत्र जो हिंदुस्तान में लगाए गए हैं, जिनके अंतर्गत पंजाब, दिल्ली और मुंबई। भारत के अंतर्गत पंजाब, दिल्ली और मुंबई के अंतर्गत जो हमारे बायोगैस ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए हैं, अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि बायोमास जो है वो कृषि अपशिष्ट तथा वनीय अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो हमारी बायोमास ऊर्जा कहलाती है। भारत के अंतर्गत इन बायोमास संयंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत हमने बायोमास जो संयंत्र हैं उन बायोमास संयंत्रों को हमने पंजाब, दिल्ली और मुंबई नामक स्थान पर स्थापित किया है। पंजाब के अंतर्गत झालखरी, पंजाब के अंतर्गत झालखरी, पंजाब के अंतर्गत झालखरी नामक स्थान पर हमने ये बायोमास का जो है संयंत्र स्थापित कर रखा है। भारत के अंतर्गत ये जो संयंत्र जो हमने स्थापित किए हैं, बायो जो मास जो ऊर्जा है उस बायोमास ऊर्जा को सीधे दहन करके कार्बोनीकरण तथा तरलीकरण तथा गैसीकरण आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात को समझें
कि इस बायोमास जो ऊर्जा है, इस बायोमास ऊर्जा का प्रयोग जो है हम तरलीकरण के रूप में या गैसीकरण के रूप में या कार्बोनीकरण के रूप में इसका हम उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अतः बायोमास जो हमारे कृषि और वन्य अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, इस बायोमास ऊर्जा के द्वारा भारत के अंतर्गत जो हमारी विद्युत का उत्पादन है उसके अंतर्गत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अतः भारत के अंतर्गत जो हमारे बायोमास ऊर्जा के जो संयंत्र हमने भारत के अंतर्गत लगा रखे हैं, जिसमें से पंजाब का झालखरी, दिल्ली तथा मुंबई स्थानों पर हमने बायोमास संयंत्र स्थापित किए हैं। इसी तरह से इसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ एक अगला जो बिंदु है वो है हमारा बायोडीजल। अगर हम बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल भी जो है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। बायोडीजल, बायोडीजल का तात्पर्य ऐसे वानस्पतिक या हम कह सकते हैं कि ऐसी वनस्पति जिनका उपयोग हम जो है डीजल के रूप में कर रहे हैं, वो हमारे बायोडीजल जो है के रूप से जाने जाते हैं। जैसे कि कुछ वनस्पति जिनका जो प्रयोग हम आज जो है डीजल के रूप में करते हैं वो हमारे बायोडीजल के नाम से जाने जाते हैं। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि भारत के अंतर्गत जो रतन जोत जिसको हम जैट्रोपा कहते हैं, उस रतन जोत जैट्रोपा की से हम जो है बायोडीजल को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम जो हैं जो हमारे सोयाबीन है, हमारी अलसी है, हमारे जो अरंडी है, जो हमारी महुआ है, इन आदि जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, उन कृषि उत्पादों से प्राप्त होने वाले जो वानस्पतिक तेल हैं, वानस्पतिक तेल अथवा जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो वसा है, उन वसाओं को रासायनिक प्रक्रमों से गुजार कर बायोडीजल प्राप्त करते हैं। तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जो हमारी वनस्पति है, उस वनस्पति से प्राप्त होने वाले जो वनस्पतिक जो तेल हैं, इन वनस्पतियों के अंतर्गत जो हमारी रतन जोत है, रतन जोत है, सोयाबीन है, महुआ है, अरंडी है, अलसी है, इन सभी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वनस्पति जो तेल हैं, इस वनस्पति तेल तथा जीव जंतुओं की जो वसाएं हैं, इन वानस्पतिक तेल तथा जीव जंतुओं की वसाओं को रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बायोडीजल के अंतर्गत परिवर्तित करने का कार्य जो है किया जा रहा है। और यह जो कार्य है, यह कार्य हमारे आज इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जा रहा है। ये जो वनस्पति जो तेल हैं, वनस्पति तेल तथा जीव जंतुओं से प्राप्त वसा को रासायनिक प्रक्रमों द्वारा बायोडीजल में परिवर्तित करते हैं। यह बायोडीजल जो है, जिसके अंतर्गत रतन जोत,
सोयाबीन, महुआ, अरंडी, अलसी, ये सभी जो वनस्पति हैं, इन वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले वनस्पति जो तेल हैं, इन तेलों को, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसाओं को रासायनिक प्रक्रम द्वारा, ये रासायनिक जो प्रक्रम है वो ट्रांस एस्टरीकरण कहलाता है। ये रासायनिक जो प्रक्रम है वो ट्रांस एस्टरीकरण कहलाता है। इस रासायनिक प्रक्रम द्वारा बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अतः ये जो रासायनिक प्रक्रम की अगर आप बात करें तो ये रासायनिक जो प्रक्रम है वो रासायनिक प्रक्रम कहलाता है ट्रांस एस्टरीकरण। इस ट्रांस एस्टरीकरण प्रोसेस के द्वारा इस वनस्पतिक तेल को तथा इस वसा को, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसाओं को जो है बायोडीजल में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। और इस बायोडीजल को जो हम आज हमारे यातायात के जो साधन हैं, उन यातायात के साधनों के अंतर्गत इस बायोडीजल का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे जो खनिज तेल हैं उनकी खपत पर भी नियंत्रण देखने को मिल रहा है। अतः इस बायोडीजल, इस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत इस बायोगैस, बायोमास तथा बायोडीजल का एक महत्वपूर्ण योगदान भारत के अंतर्गत जो हमारे ऊर्जा संसाधन हैं उनके लिए जाना जाता है। अतः हमने इस गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन चार बड़ी जो हैं ऊर्जाओं के बारे में विश्लेषण किया तथा आज हमने इस बायोगैस, बायोमास तथा बायोडीजल, इन तीनों ऊर्जा संसाधनों के बारे में आपसे विश्लेषण किया है। इन सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का आज भारत के अंतर्गत जो हमारे ऊर्जा के प्राकृतिक जो संसाधन थे या परंपरागत जो संसाधन थे, उन परंपरागत संसाधनों पर काफ़ी हद तक जो है लगाम लगने का कार्य हुआ है। ये सारे के सारे जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं वो भारत के अंतर्गत ऊर्जा के या विद्युत के उत्पादन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत इन गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, इस परमाणु ऊर्जा के बारे में भी हम समझते हैं कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है और परमाणु ऊर्जा से भारत के अंतर्गत जो है विद्युत का जो उत्पादन जो हम कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं। कि भारत के अंतर्गत जो हमारी परमाणु या आणविक परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी, भारत के अंतर्गत ये एटॉमिक एनर्जी का जो विकास की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत एटॉमिक एनर्जी का विकास 1969 के अंतर्गत जो है भारत के अंतर्गत किया गया। जो हमारे परमाणु जो हैं उन परमाणुओं से विघटन से प्राप्त करके, परमाणुओं के विघटन से जो आज हमारी ऊर्जा की जो प्राप्ति हो रही है वो हमारी परमाणु ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि परमाणुओं के विघटन से एक अत्यधिक ऊर्जा का जो है विकास या निर्माण होता है। अतः इस परमाणु ऊर्जा को हमने विद्युत उत्पादन के रूप में प्रयुक्त किया है। अतः भारत के अंतर्गत जो इस परमाणु ऊर्जा के जो संयंत्र स्थापित किए गए हैं तो भारत में परमाणु ऊर्जा के 21 संयंत्र
21 संयंत्र 7 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। अगर हम इसके विकास की हम बात कर रहे थे तो एटॉमिक एनर्जी के विकास की हम बात करें तो 69 के अंतर्गत 1969 के अंतर्गत जो है परमाणु ऊर्जा के विकास पर भारत के अंतर्गत बल दिया गया। भारत के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के 21 जो हैं हमारे संयंत्र स्थापित किए गए हैं और ये 21 संयंत्र हमारे 7 स्थानों पर जो हैं स्थापित किए गए हैं। अर्थात हमने परमाणु विद्युत घिरावों का निर्माण किया है जिसमें 21 संयंत्रों की स्थापना की है जो हमारे 7 स्थानों पर हैं। तो इसमें भारत का पहला परमाणु जो संयंत्र था विद्युत गृह था या भारत का प्रथम जो परमाणु संयंत्र था वो हमने तारापुर के अंतर्गत स्थित किया गया था। तो भारत के अंतर्गत जो पहला परमाणु जो संयंत्र है भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया। तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थापित किया। यहाँ महाराष्ट्र के अंतर्गत 4 जो हैं परमाणु संयंत्र स्थित हैं। तो अपन सबसे पहले स्थानों की बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र तारापुर के अंतर्गत 4 संयंत्र हैं। संयंत्र की अगर हम बात करते हैं 4 संयंत्र हैं। तारापुर के बाद नरोरा यूपी, नरोरा परमाणु संयंत्र यूपी, कलपक्कम तमिलनाडु है। तमिलनाडु तो तारापुर महाराष्ट्र में 4 हैं, कलपक्कम में 2, कलपक्कम तमिलनाडु में 2, नरोरा के अंतर्गत नरोरा यूपी के अंतर्गत 2, रावतभाटा राजस्थान में 4 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। रावतभाटा में 4, कुंडमकुलम कुंडमकुलम तमिल के अंतर्गत है। इसमें 1 संयंत्र स्थापित किया गया है। कैगा कर्नाटक के अंतर्गत 4 और काकरापार गुजरात में 2 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। कुल 21 संयंत्र भारत के अंतर्गत स्थित हैं। इस तरह से अगर हम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के 21 संयंत्र 7 स्थानों पर लगाए गए हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 नरोरा, नंबर 3 कलपक्कम, नंबर 4 रावतभाटा, नंबर 5 कुंडमकुलम, नंबर 6 कैगा और नंबर 7 काकरापार। महाराष्ट्र के अंतर्गत तारापुर नामक स्थान पर 4 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। नरोरा यूपी के अंतर्गत 2 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं।
कलपक्कम तमिलनाडु के अंतर्गत 2 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। रावतभाटा राजस्थान, यहाँ 4 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। कुंडमकुलम तमिलनाडु के अंतर्गत 1 संयंत्र स्थापित कर रखा है। कैगा कर्नाटक के अंतर्गत 4 और काकरा पार गुजरात के अंतर्गत 2 संयंत्र स्थापित कर रखे हैं। इस तरह से भारत के अंतर्गत जो हैं 7 स्थानों पर 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रखे हैं और 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भारत का सबसे बड़ा, अगर परमाणु ऊर्जा का अगर केंद्र देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र है वो है नरोरा। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा तारापुर महाराष्ट्र में। इन बातों पर ध्यान दें कि भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर बात की जाए तो वो है हमारा नरोरा उत्तर प्रदेश में, तथा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर बात की जाए तो वो है हमारा तारापुर महाराष्ट्र में। इस तरह से जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, इस परमाणु ऊर्जा के माध्यम से हमने आज विद्युत के उत्पादन को जो बढ़ाने का कार्य किया है। इससे जो हमारे भारत के अंतर्गत जो विद्युत का जो उत्पादन है उसके अंतर्गत इस एटॉमिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का आज हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन में, विद्युत के जो ऊर्जा के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि और विकास हुआ है। इस तरह से हमने इस ऊर्जा संसाधन के यूनिट में से हमने ऊर्जा संसाधनों को 2 कैटेगरियों में बांटते हुए हमने एक तरफ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की चर्चाएं की और साथ ही साथ इस परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को भविष्य में या जो हमारी आगामी जो पीढ़ी है उस आगामी पीढ़ी के लिए बचाए रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस बढ़ते हुए ऊर्जा संकट को देखते हुए हमने भारत के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास का कार्य जो हमने किया है वो, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले सोलर ऊर्जा, फिर उसके बाद में पवन ऊर्जा, फिर भूतापीय ऊर्जा, फिर ज्वारीय ऊर्जा, इसके साथ साथ में बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल तथा जो हमारी एटॉमिक एनर्जी हैं, इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से हमारे ऊर्जा के संसाधनों में जो हैं बढ़ोतरी की है, विकास किया है। इनके लिए भारत के अंतर्गत कहाँ कौन कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा भारत में ऐसे कौन से स्थान हैं जो ये हमारी परंपरागत ऊर्जा जो थी, इनके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जाओं के लिए संभावित क्षेत्र कहाँ हमने खोजे हैं। इस तरह से हमने आज ये ऊर्जा संसाधन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन के अंतर्गत सीधा आपसे जो आगामी जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस तरह के सीधे पूछ लिए जाते हैं कि भारत के अंतर्गत प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई, महाराष्ट्र में की गई, और भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, नरोरा यूपी में है। अतः हमने ये है ऊर्जा संसाधन का यूनिट जो हमने कंप्लीट यूनिट आपके सामने रखा है, ये पूरा किया है। सभी से उम्मीद है कि आप जो हैं इंडियन ज्योग्राफी के अब तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं जो यूट्यूब चैनल पे दे रखे हैं उन्हें ध्यान से समझें और उनके साथ पढ़ें। जहां आपको दिक्कत है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। धन्यवाद।